नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और हम लेके आ गए हैं भारत के भूगोल का तीसरा पार्ट। जो है आपके तीसरे पार्ट से हम अब बात कर रहे हैं। आपको 20-20 क्वेश्चन के 2 पार्ट हम अब तक आपको दे चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है भारत के भूगोल से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भारत के भूगोल के तीसरे पार्ट में ये जो 20 क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। आप सिर्फ सुनिए, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो साथियों पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साथियों देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, पतझड़ वन पाए जाते हैं, उष्णार्ध पतझड़ पाए जाते हैं। ठीक है, या उसको कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आर्द्र मानसूनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्द्र मानसूनी कितने औसत वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, आर्द्र मानसूनी वन कितने औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाए 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं या सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? साथियों भारत में प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। भारत में प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। ठीक है, भारत में वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए और वर्तमान में कितने हैं? मतलब भारत में वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन होने चाहिए और कितने प्रतिशत वन अभी हैं? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर, 1988 वन नीति के अनुसार देश के 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 21.34% भाग पर वन है। कितने प्रतिशत भाग पर है? 21.34% भाग पर वन है। ठीक है, मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है तथा यहाँ कौन से वृक्ष मिलते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है और यहाँ पर कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो साथियों यह वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ खरबूज, नागफनी व बबूल आदि के वृक्ष मिलते हैं। मतलब ये खजूर, ठीक है, सॉरी, खजूर, नागफनी व बबूल आदि के वृक्ष मिलते हैं। मतलब ऐसे क्षेत्रों में ऐसे ही पौधे पाए जाते हैं जो पानी की ज़रूरत जिन्हें कम पड़े। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है तथा इसे कितने श्रेणियों में बांटा गया? पर्वतीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है तथा इसे कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो साथियों ये वन अधिकांशतः हिमालय के पर्वतीय भागों में पाया जाता है तथा इन्हें कोणधारी व अल्पाइन श्रेणियों में बांटा गया है। कोणधारी एवं अल्पाइन श्रेणियों में बांटा गया है। कोणधारी एवं अल्पाइन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो साथियों मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन कहते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? तो साथियों 8 वर्गों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा। मतलब भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 8 वर्गों में बांटा गया है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है और वह कितने भागों
पर पाई जाती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है और ये कितने भागों में पाई जाती है? तो साथियों भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है आपकी जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और यह लगभग 22% भाग पर पाई जाती है। भारत के 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, और ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, जो इसको क्वेश्चन आंसर एक में ही मैं मिला के बता दे रहा हूँ, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। मतलब किस मिट्टी को क्या कहा जाता है तो वो मैं आपको बता। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग अलग बताऊंगा जब मेरा ब्लैक बोर्ड लग जाएगा, तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। नारियल के पेड़ किस मृदा में बहुतायत में मिलते हैं? तो नारियल के पेड़ क्षारीय मिट्टी में मिलते हैं। मतलब नदियों के किनारे जो बालू वाले ज़मीन होते हैं वहाँ पे नारियल के पेड़ आपको अधिक संख्या में प्राप्त होंगे, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर होता है। रेगूर, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर होता है और ये अधिक मात्रा में भारत में दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब दक्कन के लावा क्षेत्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है और इसे रेगूर नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम रेगूर है। किस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? तो पीट या जैविक मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं। पीट या जैविक मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो साथियों लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। सब्जियों व फलों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सब्जियों और फलों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। विश्व में अगर देखा जाए तो सब्जियों व फलों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। और हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जो तीनों वीडियो का अगर मिला है तो 60वां क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक या श्रेय किसे जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है साथियों, भारत, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में हरित कृषि का जनक किसे कहा जाता है और ये कब प्रारंभ हुई? तो साथियों ये भारत में हरित क्रांति का जो क्षेत्र है उसके जनक को अगर कहा जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1966 से 67 में हुई थी। 1966 से 67 में हुई थी और इस क्षेत्र का जो महारत हासिल है और इसकी श्रेय की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन को भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे थे तीसरे वीडियो का टॉपिक था। ठीक है, विश्व के भारत के भूगोल का तीसरा वीडियो था। अब अगला वीडियो हमारा जिसमें आखिरी रहेगा और उसमें हम सारे क्वेश्चंस को उसमें डिटेल में कर देंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम वो 20 क्वेश्चन करने के बाद 10-20 क्वेश्चन और जो एक्स्ट्रा होंगे महत्वपूर्ण वाले उनको हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ब्लैक बोर्ड आते ही आपको बेहतरीन क्वालिटी हम देंगे। ठीक है, जय हिंद।